अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थोड़ी सी कंसेप्चुअल यूनिट जरूर है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, बड़ा लिमिटेड सिलेबस भी है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव सिलेबस हो और चाहे वो आपका होम एग्जाम का सिलेबस हो। तो यहां पर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शुरुआती जो इसमें लेक्चर होते हैं, मतलब आज का जो लेक्चर है, कल का जो लेक्चर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दो लेक्चर अगर आप बहुत अच्छे से समझेंगे तभी जाके पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे, अदरवाइज फिर पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। आपको इस बात का आपको ध्यान रखना है। कमिंग संडे मैंने बोला है मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर एक दिन में आपको पढ़ाएंगे। मैग्नेटिज्म थ्योरेटिकल चैप्टर है कंप्लीटली, और उसको हम आपको संडे को पढ़ाएंगे। तो एक तरीके से कहा जाए कि EMIAC कंटिन्यू रहेगा, उससे हमारा रेगुलर शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होगा। इससे पहले कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें, जिस फिजिकल क्वांटिटी की वजह से, चेंज होने की वजह से EMI प्रोड्यूस होता है, EMI हमको दिखाई देता है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया था, वैसे यहां पर हम मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करेंगे, और दोनों बिल्कुल सेम तरीके से डिफाइन होते हैं। वो बात अलग है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंजर्वेटिव फील्ड का फ्लक्स है और मैग्नेटिक फ्लक्स नॉन कंजर्वेटिव फील्ड का फ्लक्स है। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपकी नॉन कंजर्वेटिव होती, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका। मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस linked with a surface placed in a magnetic field, or it can also be defined as the magnetic flux can also be defined as the number of magnetic field lines crossing normal to the surface। ये magnetic field lines हैं जो किसी भी surface को normally cross करती हैं। The number of these lines, the estimation of these lines will give the estimation of the flux linked with this surface। अब मान लीजिए बेटा हम कोई भी इरेगुलर सरफेस ले लें ऐसे ही, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली ना इंसिडेंट कर रही हो, तब फ्लक्स कैसे डिफाइन करें? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस सरफेस के प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मींस सरफेस के प्लेन से लिंक्ड कर रही हैं, और हमें यहां पर एस्टिमेट करना है कि कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। इससे पहले कि मैं फ्लक्स को एस्टिमेट करूं, हम ये जानते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर अगर हम किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वहां पर हमें वो टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देती है, दैट वी नोज। तो देखो बेटा यहां पर अगर इस सरफेस से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स हमें निकालना है, तो हम इस पूरी सरफेस को छोटे छोटे एलिमेंट्री पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे। मान लेते हैं कि ये जो एलिमेंट्री पोर्शन है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डी है, मीन्स एरिया जो है इस एलिमेंट्री पोर्शन का वो डी है। मीन्स हमने इस पूरी सरफेस को छोटे छोटे एलिमेंट्री एरियाज में डिवाइड कर दिया, और यहां पर ये जो स्मॉल एलिमेंट है वो डीए है। अगर इस डीए वेक्टर को ड्रॉ करें तो इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द आउटवर्ड नॉर्मल। अगर इसका हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करें, याद करिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सिखाया था ना एरिया वेक्टर को ड्रॉ करना, तो अगर यहां एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द आउटवर्ड नॉर्मल। अब ये गार्ड तो देंगे नहीं यहां पर, तो लीनिंग वेक्टर से दिखाएंगे कि दिस इज द एरिया वेक्टर, दैट इज वेक्टर डीए। और जैसे ही आपने डीए के ऊपर वेक्टर साइन लगाया, इट इज अंडरस्टूड कि ये इस प्लेन ऑफ द बोर्ड पर परपेंडिकुलर है। यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी बेटा, एंड दिस टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों के बीच में मान लीजिए ये एंगल थीटा है। तो मैंने कहा मुझे तो सिर्फ उसी मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है जो इस प्लेन ऑफ द सरफेस को नॉर्मली क्रॉस करेगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्रॉस करेगी। इसीलिए द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैंने कहा लिंक विद द सरफेस डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस linked with that surface
and it will be calculated as phi b is equals to surface integral of the magnetic field over the surface placed in that magnetic field, that is phi b is equals to, पहले देखो हमने क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लिख दिया। पहले बेटा मैंने इस एलिमेंट्री पोर्शन से मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला और मैंने कहा इस एलिमेंट्री पोर्शन से मैग्नेटिक फ्लक्स देखो, दैट विल बी इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए। सर ये डॉट प्रोडक्ट मैंने क्यों किया, मैं जरा आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं क्यों किया है मैंने, इसके बाद इसको रब कर दूंगा। ये बी डी ए कॉस थीटा है, दैट इज बी कॉस थीटा इनटू डी ए। अगर आप बी को यहां पर रिजॉल्व करोगे तो बी कॉस थीटा वो कंपोनेंट होगा जो इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, इस पे सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, और ये अगर कंपोनेंट सरफेस पे परपेंडिकुलर है तो हमें तो बेटा उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मतलब है, उसी मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है जो नॉर्मल टू द सरफेस हो। दिस इज द रीजन हमने यहां पर डॉट प्रोडक्ट लिया है, ठीक है ना, कि वी गेट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट डी ए। अगर बेटा मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो फाई बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ओवर द सरफेस। जितनी सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो उतनी सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल अप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट दी अमाउंट ऑफ द फ्लक्स, आपको अमाउंट ऑफ फ्लक्स मिल जाएगा। अब अगर मान लीजिए सरफेस यूनिफॉर्म है, इस सरफेस इज यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म सरफेस है तो एलिमेंट में तोड़ने की जरूरत क्या है, बट ऑब्वियस है आपने एलिमेंट में तोड़ा तो तभी क्योंकि जब आपकी कोई भी ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ द सरफेस आप नहीं निकाल सकते थे। तो अगर यहां पर ये यूनिफॉर्म सरफेस है तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फाई बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। फाई बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और इसी को बेटा अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखें तो फाई बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा बी ए कॉस थीटा। फाई बी इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। समझा कैसे जाएगा, आपको अभी मैंने बताया ही था, समझा इस तरीके से जाएगा, फाई बी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई ए, जहां पर बी कॉस थीटा वो कंपोनेंट है जो सरफेस पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि ओनली द नॉर्मल कंपोनेंट over the surface will responsible for estimating the magnetic flux linked with the surface। अब आप देखिए बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े सबसे पहले बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की, कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है वो साइंटिस्ट के नाम पर है, दैट इज वेबर। वेबर सिंबॉलिकली डिनोट करना हो तो WB से डिनोट करते हैं, WB, नॉट ओनली W, इट इज WB। अब देखिए बेटा, और सीजीएस में अगर हम बात करें, पहले तो 1 वेबर देख लेते हैं। 1 वेबर इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 टेस्ला 1 मीटर स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि जब 1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस से, 1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रही हैं, तो द नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सरफेस ऑफ 1 मीटर स्क्वायर is said to be 1 Weber when it is displaced in the magnetic field of the 1 Tesla। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है वो नॉर्मली क्रॉस कर रही हो, ध्यान देना, वो नॉर्मली क्रॉस कर रही हो। तो 1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्मली क्रॉस करेंगी, देन दैट अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज सेड टू बी 1 वेबर। अगर बेटा हम सीजीएस में बात करें, इन सीजीएस, इस सीजीएस सिस्टम में मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, तो सीजीएस सिस्टम में बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है मैक्सवेल, इट इज दी मैक्सवेल। और 1 वेबर इज इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल।
10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। कन्वर्जन करना चाहते हैं तो कन्वर्जन करके देख सकते हैं कैसे। 1 टेस्ला होता है 10 टू द पावर 4 गॉस, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 10 टू द पावर, यहां पर अगर कहा है तो 10 टू द पावर 1 मीटर स्क्वायर 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 टू द पावर 4 यहाँ का, 10 पावर 4 यहाँ का, 10 पावर 8 हो जाएगा। और मैक्सवेल की बात करें तो मैक्सवेल कितना होता है, बट ऑब्वियस सीजीएस है तो गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, गॉस किसकी यूनिट है, सीजीएस सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड की, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की हो गई। और इस तरीके से आप यहां पर वेबर को मैक्सवेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि कैसी क्वांटिटी है, बट ऑब्वियस है डॉट प्रोडक्ट से आई है, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर से आई है तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब यहां पर आती बेटा कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू phi इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। जब आपको मैग्नेटिक फील्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दी जाए, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आई जे एन के, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, ये फॉर्मूला अप्लाई करिए। और जब मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड ओरिएंटेशन के बीच का एंगल, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करिए। अब देखते हैं फ्लक्स कब पॉजिटिव कब निगेटिव। वैसे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सब बता चुका हूं, लेकिन एक बार रिकैप करा देता हूं बस। सिंपल सी बात है, फ्लक्स डिपेंड कर रहा है सेम फील्ड सेम एरिया ऑफ द सरफेस के लिए थीटा पे डिपेंड कर रहा है कि अगर आप ओरिएंटेशन बदलते रहेंगे तो सेम सरफेस के साथ सेम मैग्नेटिक फील्ड में लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता रहे। अब बात आती है कि अगर ये लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है तो कब पॉजिटिव होगा, तो मैंने कहा थीटा कब पॉजिटिव होगा, वो देखिए थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। cos थीटा हमेशा एक्यूट होता है, दैट इज cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी ग्रेटर देन 0। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें कि थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए, मींस मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए, तो ये बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए, ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द सरफेस क्रॉस कर जाएंगी, और ऐसे केस में जो लिंक्ड फ्लक्स होगा मींस उससे लिंक ही नहीं करेंगी, जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा दैट मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू 0। तीसरा देखिएगा बेटा, अगर थीटा ऑब्ट्यूज हो गया मींस थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया एंड लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट एरिया वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। cos थीटा नेगेटिव होगा मींस cos थीटा जो है वो लेस देन 0 होगा, और अगर cos थीटा लेस देन 0 हो गया तो दिस इंप्लाइज दैट जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका नेगेटिव होगा। तो ये बात रही कब फ्लक्स पॉजिटिव होगा, कब फ्लक्स नेगेटिव होगा, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि जितने तरीकों से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकता है, अगर वो तरीके मैं ऑलरेडी आपके सामने डिस्कस कर दूंगा तो न्यूमेरिकल में या प्रॉब्लम के दौरान आइडेंटिफाई करना, रीजनिंग सेट करने के दौरान ये बड़ा आसान हो जाएगा कि किस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं। तो एक हेडिंग यहां पर बनाते हैं और उन पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि फ्लक्स कैसे चेंज कर सकता है। तो हेडिंग है हमारी हाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। हाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। How much time is left in the meeting? जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है वो है phi b इज इक्वल्स टू बी ए cos थीटा। अगर मुझसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितने तरीकों से चेंज कर सकता है, तो मैंने कहा सेम सरफेस रखी, थीटा क्या है, ओरिएंटेशन। जरा ओरिएंटेशन का मतलब मैं आपको समझा दूं। ओरिएंटेशन का मतलब ये है
कि मान लीजिए ये एक कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर इस तरीके से परपेंडिकुलर है, तो ये बताओ ये कॉइल अगर अपना ओरिएंटेशन बदलती रहेगी तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल बदलता रहेगा। तो ओरिएंटेशन बदलता है तो 3 पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पर, ये जो एरिया है ना इसको आज हम एक नया नाम देने वाले हैं। क्यों नया नाम देने वाले हैं ये बात आपको भी समझ में आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट तो इसी को समझना होता है। ईएमआई टफ नहीं है, बशर्ते कंसेप्चुअल, लेकिन सबसे ज्यादा इससे कंसेप्चुअल चैप्टर अभी तक आपने कोई नहीं पढ़ा। इफेक्टिव एरिया इसको मैं नाम दूंगा, और ये जो थीटा है इसको मैं नाम दूंगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑफ व्हाट? ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, orientation of coil with respect to what? With respect to magnetic field. With respect to magnetic field. With respect to magnetic field. और यहां पर ही रही स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये मीन्स मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो यहां पर अगर हमसे पूछा जाए कि कैसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स बदल सकते हैं, वो हाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, तो मैंने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस कब? व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस। बाकी सारी चीजें वही रहे। मैंने कहा ना ओरिएंटेशन, कॉइल जिस ओरिएंटेशन में प्लेस उसी में प्लेस रहे, जो एरिया है इफेक्टिव एरिया वो भी कांस्टेंट रहे। तो आपने देखा कि आप ये कहेंगे कि द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, द मैग्नेटिक फ्लक्स, जस्ट अ मिनट, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस कब? व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, व्हेन बी चेंजेस, या ये कहते हैं कि व्हेन इफेक्टिव एरिया चेंजेस, when A changes means effective area changes, when theta changes means orientation of the coil with respect to magnetic field changes, when theta changes, and fourth when any two, when complex quotient होगा तो any two or all three changes, all three changes। अगर इनमें से कोई दो या तीनों चेंज करें तभी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पर चेंज करेगा। तो ये बात नहीं कैसे फ्लक्स चेंज कर सकता। अब आप देखिए बेटा, मैंने भी इससे पहले कुछ लोग भी लॉग आउट हो गए थे, वो लोग एक बार देख लें। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बेटा BA cos थीटा। अभी मैंने इसको कुछ देर पहले डिराइव किया। बात आती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितने तरीके से बदल सकता है, क्योंकि EMI का सारा फोकस इस पर होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कैसे होता है, हाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। तो मैंने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स 3 पैरामीटर पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्टिव एरिया एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी तभी फ्लक्स बदलेगा, बाकी दोनों चीजें कांस्टेंट रहेंगी। अगर इफेक्टिव एरिया बदले बाकी मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेशन न बदले तभी फ्लक्स चेंज करेगा। ओरिएंटेशन बदलता रहे बाकी दोनों चीजें कांस्टेंट रहे तब भी बदलेगा, और इनमें से कोई दो या ऑल थ्री चेंजेस देन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। मैं 1 बाय 1 करके सबकी बात उठाता हूं। सबसे पहले आता हूं मैं फर्स्ट पॉइंट पर, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, इस सबसे पहले पॉइंट को बेटा मैं यहां पर उठाता हूं। when magnetic field changes, when magnetic field changes, अब आप देखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से चेंज हो सकती है। एक, व्हेन चेंजेस
यूनिफॉर्मली, जब यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो, और सेकेंड केस when changes non uniformly, when changes non uniformly। आज आपको ये लगेगा कि सर ये सब की चीजें क्यों बता रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जब बढ़िया क्वेश्चन से मुलाकात होगी तो यही चीज आपको याद आएगी, और ये चीज अगर आपको नहीं पता होती तो वहां क्वेश्चन हिल ना सकता होगा, ये ध्यान रख लेना आपको बेटा। अगर हम यूनिफॉर्मली चेंजेस की बात करें, मान लीजिए मुझसे कह दिया गया इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B1 है और बाद में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B2 हो गई, कि एक कॉइल है 100 मीटर स्क्वायर की, नॉर्मल टू द फील्ड प्लेस है, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस फ्रॉम 10 टेस्ला टू 20 टेस्ला या 20 टेस्ला टू 10 टेस्ला। तो ऐसे केस में अगर मैं इनिशियल फ्लक्स निकालूं φ1, इसको मैं B इनिशियली कर देता हूं B1 को, और इसको मैं B फाइनल कह देता हूं, तो इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स अगर निकालूं तो मैं कहूंगा BI A cos थीटा, क्योंकि A वही थीटा वही, ना इफेक्टिव एरिया बदल रहा ना थीटा बदल रहा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है। और मैग्नेटिक फील्ड बदलने के बाद, वैल्यू बदलने के बाद, स्ट्रेंथ बदलने के बाद जो उसका फ्लक्स हो गया तो B फाइनल इंटू A cos थीटा। यहां पर अगर मुझे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, दैट इज डेल्टा फाई B इज इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं कि A cos थीटा यहां पर कॉमन हो जाएगा, दैट इज B फाइनल माइनस B इनिशियल, और सिंपली आप यहां पे लिख सकते हैं कि डेल्टा फाई B दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, डेल्टा फाई B इज इक्वल टू डेल्टा B दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनटू इफेक्टिव एरिया इनटू cos थीटा। आपने सिंपली निकाल दिया, सो सिंपल टू सॉल्व टू गेट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब बात आती है कि अगर हम यहां पर बात करें कि जब मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्मली चेंज करेगी तो क्या होगा। ध्यान देना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम नॉन यूनिफॉर्मली चेंज की बात करते हैं तो दो तरीके से चेंज कर सकती है। मींस मैग्नेटिक फील्ड विल बी अ फंक्शन, हो सकता हो कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पर फंक्शन ऑफ टाइम हो, देयर विल बी फंक्शन ऑफ टाइम, या हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड वहां टाइम के साथ ना बदल रही हो, पोजीशन के साथ बदल रही हो, दैट इज फंक्शन ऑफ आर हो। मैंने कहा नॉन यूनिफॉर्म चेंजेस के केस में हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल रही हो सकता है पोजीशन के साथ बदल रही हो। तो ध्यान देना, जब टाइम के साथ बदल रही होगी तो हमें जरूरत पड़ेगी dv by dt की, हम dv by dt वहां निकालेंगे। जब यहां पर पोजीशन के साथ बदलेगी तो हमें पड़ेगी dv by dr की, दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, dv by dr की जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी ये हम रिस्पेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे तो देखेंगे। आज अभी मैंने आपको ये आइडिया जरूर दे दिया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर नॉन यूनिफॉर्म चेंजेस हैं, मींस मैग्नेटिक फील्ड फंक्शन ऑफ टाइम भी हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड फंक्शन ऑफ पोजीशन भी हो सकती है। ऐसी सूरत में आपको यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद द टाइम निकालना पड़ेगा, यहां पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम निकालना पड़ेगा, यहां पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद पोजीशन निकालना पड़ेगा। तो ये बात आती है कि किस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स बदल सकता है विद चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। और ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अंदर आ गई है, मान लीजिए। तो ध्यान देना, मैं थोड़ा सा इस कॉइल को और पीछे से लाता हूं और थोड़ा और इसको स्पेसिफिक कर देता हूं। मान लेते बेटा ये कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू, इसको ले लो x इज इक्वल टू a, इसको ले लिया x इज इक्वल टू 2a, इसको ले लिया x इक्वल टू 4a, और यहां पर ले लिया x इक्वल टू 5a, ये ले लिया। और हम कॉइल को लेके यहां से चलते हैं इस पोजीशन से, ये x इक्वल टू a पोजीशन से हम कॉइल को लेके चल रहे हैं। ये स्पीड इसकी v है और साइड लेंथ इसकी a है। एरिया देखा जाए तो साइड इंटू साइड दैट इज a स्क्वायर है, इस स्क्वायर लूप का एरिया। अब ध्यान देना बेटा, जैसे जैसे हम इसको लेके आ रहे हैं यहां पर, इसका एरिया तो a है लेकिन इफेक्टिव एरिया 0 है। बात आती है ये क्या मतलब हुआ इफेक्टिव एरिया 0 है। इफेक्टिव एरिया का मतलब ये हुआ एरिया स्वेप्ट बाय द कॉइल, माइंड माय वर्ड्स, एरिया स्वेप्ट बाय द कॉइल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जितना एरिया
कोई भी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड का स्वैप करेगी वो कहलाएगा इफेक्टिव एरिया। तो जरा ध्यान से देखना, यहां पर ये आपका लूप है, यहां पर बेटा ये आपका लूप है, लगातार ये कॉइल अंदर आ रही है, धीरे धीरे यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। जब तक ये यहां तक आती, इस बाउंड्री तक आती है, मींस इस पोजीशन तक पहुंचती है, यहां पर जब तक ये यहां पर पहुंचती है, आप देख सकते हैं कि इसका जो इफेक्टिव एरिया है, ये इफेक्टिव एरिया A इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहां तक आते आते इसने कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड को स्वैप नहीं किया है, कुछ भी एरिया मैग्नेटिक फील्ड का स्वैप नहीं किया। यहां तक आते आते मैग्नेटिक फील्ड का एरिया 0। अब जरा आगे का सीन देखना, इसे मैं रब कर रहा हूं, इसे मैं रब कर रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं कि इफेक्टिव एरिया 0। कब तक 0 रहेगा? जब तक ये फ्रंट एज यहां तक आएगी तब तक इफेक्टिव एरिया 0। अब देखना, मान लीजिए यहां से इसने अंदर जाना स्टार्ट किया, कुछ पार्ट अंदर दिखा रहा हूं, कुछ पार्ट बाहर दिखा रहा हूं, वो जरा ध्यान देना। ये इसने अंदर जाना स्टार्ट कर दिया, जैसे जैसे ये अंदर जा रही है वैसे वैसे इफेक्टिव एरिया बढ़ रहा है, इफेक्टिव एरिया बढ़ रहा है, इफेक्टिव एरिया बढ़ रहा है, और कंप्लीटली अंदर आ गई तो जितना इसका एक्चुअल एरिया था उसके बराबर इसने मैग्नेटिक फील्ड का एरिया स्वैप कर लिया। मींस मैग्नेटिक फ्लक्स इस सिचुएशन में मैक्सिमम हो गया। और जब तक ये अंदर रहेगा, जब तक ये अंदर रहेगा तब तक, यहां पर आप देखो तो जैसे जैसे ये कॉइल अंदर आ रही है वैसे वैसे एरिया स्वेप्ट बाय द कॉइल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। और अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो क्या इंक्रीज कर रहा है? लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। यहां पर इफेक्टिव एरिया कांस्टेंट हो गया है। क्यों कांस्टेंट हो गया? क्योंकि एक बार ये अंदर आ गया ना, जितना एरिया यहां सर्व कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, उतना यहां, उतना यहां, उतना यहां तक आते आते, यहां तक आते आते सेम एरिया स्वैप होगा। अब देखो, अगर यहां पर इफेक्टिव एरिया कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। जैसे इसने बाहर आना स्टार्ट किया, ये एज यहां पर पहुंची, अब ये बाहर आ रहा है। जैसे जैसे ये बाहर आ रहा है वैसे वैसे ये बताओ इफेक्टिव एरिया घट रहा है, तो बट ऑब्वियस है लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है। एंड यहां पर अगर आ गया, जैसे कंप्लीटली इस सिचुएशन में मान लो निकल के बाहर आ गया, आप देख सकते अगेन जो एरिया स्वैप हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड का वो यहां पर है ही नहीं, तो बट ऑब्वियस है मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो गया? 0। तो दिस इज द वे कि हाउ द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव एरिया एंड हाउ इट इज चेंजिंग। इसी का जरा ग्राफ बना के दिखा दो, जो तुमने यहां पर किया इसी का ग्राफ जरा बना दो ऑन वीडियो पर। इस एक्सिस पर मैंने पोजीशन को प्लॉट किया है और इस एक्सिस पर मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स को प्लॉट किया है। ये x इज इक्वल टू 0 है, इसको ले लो 0, ये x इक्वल टू 0 ले लिया मैंने। ये 0 है, ये मान लीजिए 2a है, ये मान लीजिए 4a है, ये मान लीजिए 5a है। अब देखो, जो चीज अभी मैं तुम्हें ओरल समझा रहा था, ऐसा क्वेश्चन बेटा बोर्ड में 2 मार्क्स में खूब पूछा गया, बहुत पूछा जाता है। वो चीज अब मैंने तुमको ग्राफ पे प्लॉट करने को दे दी, तो इफेक्टिव एरिया की समझ के साथ साथ अब तुमको कैलकुलेशन भी करनी है। जरा देखना, यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है और रेक्टेंगुलर एरिया है। ये एज देखो यहां से चलती है ये, और जब ये एज ये 0 है, 0 से लेके 2a तक आते आते इफेक्टिव एरिया 0 रहेगा या नहीं? हाँ या ना में जवाब दें, 0 रहेगा या नहीं? बेटा ये पूरा लूप यहां से x = 0 है। ये एज देखो पकड़ा, आगे चलते चले आए, चलते चले यहां तक पहुंचे बाउंड्री तक एकदम। ये लूप है इसके पीछे तक। अगर हम ब्लू कलर से ड्रॉ करें तो ये लूप की पोजीशन यहां पर आ गई। तो यहां तक आते आते कहां तक? a से 0 से लेके 2a तक आते आते इफेक्टिव एरिया 0। अगर इफेक्टिव एरिया 0 तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी 0, तो 0 से लेके 2a तक तो फ्लक्स आपका 0 रहा। प्लॉट कर दिया मैंने। अब देखिए, इस 2a से
जब अंदर जाना शुरू करेंगे, ए ही इसकी साइड लेंथ है, तो इफेक्टिव एरिया बढ़ रहा है यूनिफॉर्म रेट से, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है, पर यूनिट टाइम जो एरिया चेंज होगा वो भी कांस्टेंट होगा और आपने सर यूनिफॉर्म होगा। और जैसे जैसे ए से लेके कंप्लीटली अंदर आ गए, मींस ए से लेके 3a तक, ए से लेके 3a तक, 2a से लेके 3a तक, तो आप ये कहेंगे यहां से लेके यहां तक फ्लक्स लगातार इंक्रीज करेगा और सीधे सीधे 0 से मैक्सिमम पहुंचेगा। ये पहुंच गया। अब जरा मैं यहां पर देखो, जरा इस ब्लू वाले डॉट को रब कर दूं। यार बनाना है तो क्या दिक्कत है, इसके नीचे मैं समझा देता हूं। ये लो बच्चा, ये कंप्लीटली अंदर आ गए यहां से, ये फ्रंट एज है, ये x इक्वल टू तुम्हारा 2a था और ये x इक्वल टू 3a। अब देखो ये x इक्वल टू 4a है, जब तक ये 4a तक पहुंचेगी फ्रंट एज, यहां तक ये फ्रंट एज 4a तक पहुंचेगी, तब तक इफेक्टिव एरिया रिमेन्स क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि x इक्वल टू 4a तक मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पर इफेक्टिव एरिया क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जरा देखना 2a से लेके 3a के बीच में फ्लक्स हमारा बढ़ रहा है, ये 3a है, 3a से लेके 4a तक हमारा जो फ्लक्स रिमेन्स रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव एरिया कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट है। अब जैसे ही यहां पर पहुंचे 4a पर, बाहर निकलना शुरू कर दिए, जैसे ही बाहर निकलना शुरू कर दिए, आप यहां पर देखेंगे कि फ्लक्स डिक्रीज करेगा और 4a से लेके 5a तक आते आते ये कंप्लीटली बाहर आ जाएगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा और 5a तक आते आते इफेक्टिव एरिया ये पूरा कंप्लीटली बाहर, इफेक्टिव एरिया 0, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका क्या हो गया, 0। इस तरीके से हमने 5b वर्सेस पोजीशन का ग्राफ यहां पर प्लॉट कर दिया। तो फ्रंट एज को देखना, ये फ्रंट एज कितना यहां से यहां तक ट्रेवल करके आई, मींस 2a डिस्टेंस ट्रेवल करा और 2a तक इफेक्टिव एरिया 0 है तो फ्लक्स भी 0, 2a तक फ्लक्स 0। जब ये 2a से लेके a तक ये अंदर आएगी, पूरा साइड लेंथ a है, 3a तक अंदर आई, तो 3a तक आते आते फ्रंट एज को लगातार फ्लक्स इंक्रीज करता रहा और ऊपर आ गया। 3a से लेके 4a तक इफेक्टिव एरिया कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि 4a तक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इफेक्टिव एरिया जो एरिया स्वैप हो रहा मैग्नेटिक फील्ड का वो 4a तक कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। 4a से बाहर आना स्टार्ट किया इसने, ये एस थी, यहां से बाहर आना स्टार्ट किया, इफेक्टिव एरिया डिक्रीज किया और जैसे 5a तक पहुंचा, कंप्लीट ये साइड बाहर आ गया, इफेक्टिव एरिया 0, तो फाइनली जो फ्लक्स भी है वो 0 हो गया। तो ये तो बात रही कि इफेक्टिव एरिया जब चेंज करता है तो तभी फ्लक्स बदलता है। अब हम आते हैं बात तीसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं, व्हेन ओरिएंटेशन चेंजेस। कितने बच्चे हैं क्लास में इस समय? इसमें 8 बताती बेटा, व्हेन ओरिएंटेशन चेंजेस, मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में कॉइल अगर लगातार रोटेट करती रहे, मींस आपका थीटा बदलता रहे, थीटा चेंजेस, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल, तो ऐसे केस में भी फ्लक्स आपका बदलता रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इनिशियली थीटा इनिशियल, यहां पर मान लीजिए जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल वो थीटा इनिशियल है और बाद में ये थीटा फाइनल हो गया। यहां पर फ्लक्स निकाले 5b इक्वल्स टू, तो आपने कहा b वही है, इफेक्टिव एरिया यही है, तो cos थीटा इनिशियल और यहां पर ये फाइ इनिशियल आप कह दीजिए। फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आप निकाले तो b a cos थीटा टू, यहां पर बोल दीजिए बेटा थीटा फाइनल, और दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा phi b change in magnetic flux, this implies that change in magnetic flux delta phi b is equal to b a common, that is cosine of the cos theta final minus cos theta initial। इस तरीके से चेंज इन फ्लक्स आप निकालेंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स जब तक निकालना नहीं सीखेंगे आगे की बातें तो बड़ी कठिन हो जाएंगी, फिर 1 by 1 ही बात सीखते चलिए। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहूं कि एक कॉइल थी, कुछ इस तरीके से उसका ओरिएंटेशन था, ये मान लीजिए कॉइल है, इसका एरिया वेक्टर ये ए है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है बी, मींस कॉइल का ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0, तो थीटा इनिशियल 0 हो गया।
नाउ coil is turned by 180 degree. Coil is turned by 180 degree. अगर हम इस कॉइल को 180 डिग्री से टर्न कर दें तो देखिएगा बेटा, ये रहा आपका एरिया वेक्टर तो टर्न कर गया, एरिया वेक्टर तो आपका टर्न कर गया। मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड पहले भी थी, मैग्नेटिक फील्ड का तो ओरिएंटेशन बदल नहीं रहा। तो अगर आपने टर्न कर दिया 180 डिग्री से तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री बन गया। तो जो थीटा फाइनल था वो 180 डिग्री हो गया बेटा। यहां पर चेंज इन मैग्नेटिक दिखे और यही चेंज इन ओरिएंटेशन आने वाले टाइम में एसी जनरेटर का प्रिंसिपल होगा। ठीक है ना। तो ये बात रही कि आज हमने आपको ये सिखाया हाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। नेक्स्ट टर्न पर EMI का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंस लॉ, ये सब बातें हम लोग करेंगे। तो आज कुछ बेसिक बातें हुई हैं जिन पर चैप्टर बेस्ड है, इसके आगे अब EMI हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग चिल्ड्रन। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अनलॉक 4 की गाइडलाइंस आ गई हैं एंड फ्रॉम 21 सितंबर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कैरिंग द क्लासेस 9 to 12 वो लोग पेरेंट्स के कंसेंट पर टीचर्स बुला के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो प्रोबेबली 21-22 सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ फिजिकल क्लासेस मींस कोचिंग के अंदर क्लासरूम में क्लासेस भी हम ओपन करने जा रहे हैं। ऑनलाइन चल रही, चलती रहेंगी। जो बच्चे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से या पेरेंट्स जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भेजना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन हम ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे जैसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम अब फिजिकल क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम क्लास को ऑर्गेनाइज करेंगे। आप लोग क्लास में आएंगे तो प्रॉपर प्रिकॉशन लेके आएंगे। तो बाकी गाइडलाइंस हम आपको देंगे कि कैसे कोचिंग में आना। बाकी कोचिंग में आने पर आप निश्चिंत रहिए, आफ्टर एवरी क्लास देयर विल बी सैनिटाइजेशन, प्रॉपर स्क्रीनिंग आपकी किए बिना आप क्लास के अंदर नहीं जाएंगे। आपका टेम्परेचर लेना, आपको सैनिटाइज कराना, ये सब प्रोसेस जरूर होगा। ठीक है ना। भले 1-2 मिनट 3 मिनट उसमें लग जाएं, तो उस चीज से लेके आप बेफिक्र रहिए। मैं आपको बताऊंगा भी कि कोचिंग आए तो आप कैसे आए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपको बैठाया जाएगा। तो जो लोग आना चाहते हैं वो 22 सितंबर से आना स्टार्ट कर सकते हैं और हम आपको उसके लिए टाइमिंग्स, बैचेस जैसे पहले थे वैसे रीशेड्यूल किए जाएंगे। फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, नॉट फॉर माई फिजिक्स ओनली, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। थैंक यू सो मच।